नमस्कार, फ्रंटियर आईएएस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन के बारे में ही। आज के वीडियो लेक्चर इस टॉपिक का पार्ट 1B है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया था सोशियोलॉजी आपको पढ़ाना, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर किस प्रकार सोशियोलॉजी इमर्ज हुआ था, जिसमें हम लोगों ने मॉडर्निटी के तहत बात की थी कि आखिर मॉडर्न सोसाइटी कहते किसको है और वो कौन ट्रेडिशनल सोसाइटी किस तरह की दिखती है। क्योंकि जो मॉडर्न सोसाइटी होती है या मॉडर्निटी बेसिकली ब्रेक माना जाता है, जहाँ पे ट्रेडिशनल सोसाइटी से या ट्रेडिशनल चीज़ों से अलग हटके कुछ होता है तो उनसे हम लोग मॉडर्न कहते हैं। तो किस तरह से मॉडर्न सोसाइटी इमर्ज हुई, हम लोगों ने कुछ रिवोल्यूशन के बारे में बात की थी। जैसे हम लोगों ने कमर्शियल रिवोल्यूशन देखा था, किस तरह से डार्क एज ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या होता था, फ्यूडल सिस्टम के बारे में हम लोगों ने बातें की थी। और इसके अलावा रेनेसेंस पीरियड यानी कि जो पुनर्जागरण का टाइम फेज था, उसमें क्या कुछ लोगों ने देखना शुरू किया था, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कर ली है लेक्चर 1 में। आज का ये वीडियो लेक्चर इसका कंटिन्यूड पार्ट है, जिसमें कि हम लोग बात करने वाले हैं साइंटिफिक रिवोल्यूशन की, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की, हम लोग बात करेंगे रिफॉर्मेशन की और एनलाइटमेंट की। तो आइए स्टार्ट करते हैं साइंटिफिक रिवोल्यूशन से। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ये वैज्ञानिक क्रांति है और वैज्ञानिक क्रांति की जो शुरुआत है वो आपको देखने को मिलेगी पुनर्जागरण के दौरान ही शुरू हो गई थी। यानी जो रेनेसेंस पीरियड था, रेनेसेंस पीरियड को ही हम लोग पुनर्जागरण कहते हैं। ट्रेडिशनल टाइम में क्या होता था, ग्रीक एंशिएंट सिविलाइजेशंस की अगर हम लोग बात करें तो उस समय आर्ट, लिटरेचर सब कुछ काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पर करता था। लेकिन जैसे ही डार्क एज आया तो वो सारी चीज़ों की जो गतिविधियाँ हैं वो बंद हो गई। रेनेसेंस पीरियड के दौरान लोग वापस से एंशिएंट टाइम में जो भी अलग अलग तरह के आर्ट, लिटरेचर थे उसके बारे में लोगों ने जानना वापस से शुरू कर दिया। और रेनेसेंस पीरियड के दौरान ही आप पाते हैं कि वैज्ञानिक क्रांति भी शुरू हुई। और वैज्ञानिक क्रांति में आप पाओगे कि इस टाइम पीरियड में विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। बेसिकली अभी तक जो भी पास्ट में होता चला आ रहा था उसको समाप्त किया जाने लगा। मतलब जो भी प्राचीन प्रथाएं थी उनको चुनौती दी जाने लग गई। ठीक है। और साइंटिफिक रिवोल्यूशन के कारण जो हमारा मटेरियल लाइफ था या एक इंसान किस तरह से समाज को देखता है, किस तरह से अपने नेचर को देखता है, उसके बारे में भी इंसान की जो आइडिया है, उसके जो सोच है वो बदलने लग गई थी। साइंस जो है, आपको ये ध्यान में रखना है कि साइंस सोसाइटी से इंडिपेंडेंटली डेवलप नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि विज्ञान को समाज से कोई मतलब नहीं है, बल्कि जो विज्ञान है वो एक मानव की क्या ज़रूरतें होती हैं, उस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उससे डेवलप होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोगों के अंदर उड़ने की चाहत थी कि हम लोग उड़ सके, पक्षियों को देख के हमारा भी मन करता था कि हाँ हम उड़ सके। तो इसीलिए राइट ब्रदर्स ने कोशिश की और हम लोग हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन इस तरह की चीज़ें बना पाए। तो जैसा भी ह्यूमन का नीड होता है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइंस जो है वो डेवलप करता है। और जो सोशियोलॉजी का इमर्जेंस हुआ, सोशियोलॉजी का समाजवाद का जो विकास हुआ, आप देखोगे कि साइंस के द्वारा जो आइडियाज़ और उसके द्वारा जो डिस्कवरी की गई उसने काफ़ी ज़्यादा सोशियोलॉजी के इमर्जेंस में कंट्रीब्यूट किया। और जो सोशियोलॉजी था वो काफ़ी ज़्यादा इन आइडियाज़ और डिस्कवरी से प्रभावित हुआ। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैंने की साइंटिफिक रिवोल्यूशन के बारे में। आगे जानते हैं। मतलब साइंस जब डेवलप नहीं था, साइंटिफिक रिवोल्यूशन ज़्यादा नहीं हुआ था, उस समय आप देखोगे कि अभी धीरे धीरे चेंज आ रहा है। तो चर्च का हम लोगों ने बात कर ली थी कि चर्च जो है वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग सिचुएशन में था, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता था, हर चीज़ चर्च की चलती थी, उसके द्वारा बताई गई चीज़ों को ही लोगों को फॉलो करना है। अगर किसी भी तरह की लॉजिक लगाने की कोशिश की गई, किसी तरह की रैशनल थिंकिंग होती है तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे या फिर उनको निकाल दिया जाता था, बहिष्कृत कर दिया जाता था, पनिशमेंट मिलती थी। तो चूंकि चर्च बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट था और बहुत ही डोगमास पे, बहुत अलग अलग तरह के सिद्धांतों पर बेस्ड था, इसीलिए जो साइंस का डेवलपमेंट था वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया, वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड था। और सिर्फ साइंस का इस्तेमाल होता था उन टेक्निक्स को इम्प्रूव करने में जो कि प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। जो कि हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो हमारा सोसाइटी है वो फेडरल सिस्टम से कैपिटलिस्ट सोसाइटी की तरफ मूव कर रहा है, जहाँ पर लोग प्रोडक्टिविटी के लिए काम करते हैं, प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। तो ऐसे में साइंस का इस्तेमाल होने लगा ताकि ऐसे टेक्निक के तौर पर, ताकि प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके।
याद रखिएगा, जो रेनेसेंस थिंकर्स थे, यानी कि जो पुनर्जागरण के समय के जो थिंकर्स थे, वो बिल्कुल जो ब्लाइंड एक्सेप्टेंस था अथॉरिटी का, उसको मानने से उन्होंने सरासर इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वो बिल्कुल मतलब आप कुछ भी बोल दोगे तो हम नहीं मानेंगे। उनका मानना था कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसको हम लोग तभी एक्वायर कर सकते हैं, उसे तभी हासिल कर सकते हैं जब हम लोग बाहर जाएंगे, सोचेंगे, देखेंगे, हम अपने आसपास क्या हो रहा है उसको देखेंगे, समझेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तभी उसके बारे में जान पाएंगे। बस महज खड़े रह करके अनुमान लगाने से नहीं। अगर हम लोग जानना चाहते हैं कि पानी के अंदर क्या हो रहा है, पानी के अंदर जाके कैसा लग रहा है, तो उसके लिए हम लोग को पानी में उतरना पड़ेगा, न कि हम पानी के बाहर ही खड़े रह के बस ये अनुमान करते रहे। ये मानना था जो पुनर्जागरण के जो थिंकर्स थे, यानी कि रेनेसेंस के जो थिंकर्स थे, उनका। एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर थे फ्रांसिस बेकन, उनका मानना था कि अगर हमें किसी भी चीज के बारे में जानकारी चाहिए, नॉलेज चाहिए, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि उसके आसपास जिस चीज के बारे में हमें जानकारी चाहिए, उसका हमारी दुनिया में उसके आसपास क्या हो रहा है। उसके बाद हमें पूछना चाहिए खुद से कि आखिर वो कौन सा कारण है जिसके कारण ये हो रहा है। मतलब अगर कोई चीज, कोई घटना घट रही है, तो सबसे पहले खुद से सवाल करना चाहिए कि आखिर ये घटना घट क्यों रही है। उसके बाद एक खुद से एक थ्योरी बनानी चाहिए कि हाँ ऐसा हो रहा होगा, इसीलिए ऐसी घटना हो रही है। एक बार जब हम लोग ये थ्योरी बना लेते हैं, फिर हमें क्या करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए कि क्या हम लोगों ने जो थ्योरी बनाई उसके कारण वो रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। अगर रिजल्ट आ रहा होगा तो इसका मतलब हमारा जो थ्योरी है वो बिल्कुल सही है, हमारा जो विश्वास है वो बिल्कुल सही है। लेकिन जो थ्योरी मैंने बनाई उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो रिजल्ट नहीं आया, इसका मतलब मेरी जो थ्योरी है, मेरा जो बिलीफ है वो गलत है और मुझे कोई दूसरी थ्योरी सोचनी पड़ेगी जिससे कि जब मैं एक्सपेरिमेंट करूं तो वो रिजल्ट प्रोड्यूस हो। ये एक पूरा साइंटिफिक प्रोसीजर था और फ्रांसिस बेकन का मानना था कि अगर हमें जानकारी चाहिए तो हमें इसी तरीके को इस्तेमाल करना चाहिए। ये मैंने बात की फ्रांसिस बेकन जो है वो क्या मानते थे। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के दौरान अलग अलग साइंटिस्ट ने साइंस में क्या कंट्रीब्यूट किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोपरनिकस की। तो कोपरनिकस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि उनकी मृत्यु के बाद 6 किताबें छपी और ये जो 6 किताबें थी वो हेवनली स्पेस की रिवॉल्यूशन से रिलेटेड थी। ठीक है, द रिवॉल्यूशंस ऑफ द हेवनली स्पेस, इससे रिलेट करते हुए 6 किताबें पब्लिश हुई 1543 में। ये दुर्भाग्य की बात है कि जिस समय उनकी किताब पब्लिश हुई उनकी डेथ हो चुकी थी। कोपरनिकस का एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने ये बताया कि हमारा जो ये पूरा ब्रह्मांड है वो जियोसेंट्रिक नहीं बल्कि हीलियोसेंट्रिक है। अब जियोसेंट्रिक क्या होता है, हीलियोसेंट्रिक क्या होता है। जियो का मतलब होता है अर्थ। तो पुराने जमाने में जिस समय चर्च वगैरह का डोमिनेंस ज्यादा था, उस समय लोगों का ऐसा मानना था कि हमारी जो पृथ्वी है वो पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में और बाकी जितनी भी चीजें हैं वो पृथ्वी के अराउंड चक्कर काटती हैं। यहाँ सबसे प्रोमिनेंट जो चीज है वो हमारी धरती है। लेकिन कोपरनिकस ने प्रूव किया कि नहीं, धरती जो है वो बाकी सारे जैसे हेवनली बॉडीज है बिल्कुल उसी तरह धरती है, धरती कुछ अलग सी नहीं है। और हमारा जो ब्रह्मांड है वो हीलियोसेंट्रिक है, यानी इसके केंद्र में सूर्य है और धरती भी है जो है वो बाकी सारे ग्रहों की तरह इसके चक्कर काटती है। और अभी तक जो हमारा आइडिया था, जो प्रचलन में आइडिया था कि नहीं हमारी जो धरती है वो बहुत ही ज्यादा खास है और उसमें बहुत ही अलग अलग फीचर्स है, पूरा जो ब्रह्मांड है वो उसी के इर्द गिर्द है, ये जो धारणा थी ये खत्म हो गई। और जो ओपन यूनिवर्स का जो आइडिया था वो प्रॉस्पर करने लगा और ये आइडिया कि जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो खुला नहीं है, बंद है और इसको भगवान के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है और सब कुछ जो मोशन में है वो सब कुछ ईश्वर देख रहे हैं, ये बात भी जो है, ये जो अवधारणा अभी तक लोगों के दिमाग में थी, इस बात को भी कोपरनिकस ने सिरे से खारिज किया। अब हम लोग बात करते हैं टाइको ब्राहे की। तो इन्होंने जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस कहने का मतलब है कि हमारे ब्रह्मांड में क्या चीजें हो रही हैं, इसको ये बहुत ही एक्यूरेटली ऑब्जर्व करते थे और इससे रिलेटेड इन्होंने एक बहुत ही सटीक टेबल को कंस्ट्रक्ट किया और उस टेबल की मदद से इन्होंने एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप डेवलप किया। और ये रिलेशनशिप जो है इसने इस बात को साबित किया कि प्लैनेट जिस ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं वो जो ऑर्बिट होता है वो इलिप्टिकल होता है, यानी अंडाकार इसका ऑर्बिट पाथ होता है। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के टाइम पीरियड में अपने ब्रह्मांड के बारे में और अपने आसपास की चीजें किस प्रकार डेवलप कर रही है इसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा पता लग रहा है।
फिर केपलर ने एक किताब प्रकाशित की थी जिसका नाम था ऑन द मोशन ऑफ मास, जिसको पब्लिश इन्होंने किया था, ये प्रकाशित किया था वर्ष 1609 में। और जो प्लैनेटरी ऑर्बिट्स का जो प्रॉब्लम था, इन्होंने इसको सॉल्व किया था किसकी मदद से, तो कोपरनिकन का जो कंसेप्ट था सर्कुलर ऑर्बिट्स का, उसकी मदद से इन्होंने इस प्लैनेटरी ऑर्बिट्स का जो प्रॉब्लम था कि एक प्लैनेट का ऑर्बिट कैसा हुआ करता होगा, इसके बारे में इन्होंने बात की। अब हम लोग बात करेंगे गैलीलियो की। तो गैलीलियो के बारे में हम लोग सभी जानते हैं कि गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था और सबसे पहली बार आकाश को इन्होंने देखा था अपने टेलीस्कोप की मदद से। और उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब जिसका नाम है डायलॉग ऑन द टू चीफ सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड, इसको इन्होंने पब्लिश किया था 1632 में। और चूंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि चर्च उस समय बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग था और चर्च जो था वो इन सब चीजों को, किसी भी तरह की साइंटिफिक चीजों को या लॉजिकल या रैशनल चीजों पे बिलीव नहीं करता था। वो सिर्फ और सिर्फ पोप की अथॉरिटी मानता था और कोई भी जो उसके खिलाफ जाने की कोशिश करते थे वो उनको सिरे से, मतलब उनको एक बहुत ही हार्ड पनिशमेंट दे दिया जाता था। तो ये जो किताब थी, इसे ऐसा देखा गया कि ये जो किताब है ये कैथोलिक चर्च की निंदा करता है या ये हमारी जो बिलीफ है उसकी अगेंस्ट है। ये आरोप लगा उनकी गैलीलियो के इस किताब के ऊपर। आइजैक न्यूटन का भी आप देख सकते हैं, इन्होंने भी साइंटिफिक रिवोल्यूशन में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया। इन्होंने प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, साथ ही साथ मॉडर्न फिजिक्स का एक बेस इन्होंने स्टैब्लिश किया। उन्होंने एक किताब पब्लिश की जिसका नाम था द मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी। ये किताब इन्होंने पब्लिश की थी 1687 में और जिसमें उन्होंने बताया था कि प्लैनेट और जितने भी दूसरे पार्टिकल हमारे यूनिवर्स में हैं वो सब के सब मूव कर रहे हैं, वो सब के सब मोशन में इसीलिए हैं क्योंकि वो सारे के सारे पार्टिकल्स और प्लैनेट्स वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और यही जो फोर्स है म्यूचुअल अट्रैक्शन का, यही फोर्स आगे चल के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनता है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है और वो उसके बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। और इस तरह से यही जो हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है जिसकी मदद से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना काम कर रहा है। फिर वेसालियस जो थे, इन्होंने भी एक किताब पब्लिश की थी जिसका नाम था डी ह्यूमैनी कॉर्पोरस फैब्रिका। ये इन्होंने पब्लिश किया था 1543 में और इस किताब में एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था कि ह्यूमन बॉडी का जो एनाटॉमी है उसके बारे में एक बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया था। इसके अलावा सर्वेटस जो है उन्होंने एक किताब पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को एक्सप्लेन किया था। इन सब के अलावा भी आप पाएंगे कि साइंटिफिक रिवोल्यूशन के दौरान बहुत सारी कंट्रीब्यूशन अलग अलग साइंटिस्ट ने किया था और साइंस को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए इन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया था। तो इस तरह से साइंटिफिक रिवोल्यूशन होने के कारण लोगों के आइडियाज में, लोगों की थिंकिंग में चेंज आया और लोग और ज्यादा रैशनली चीजों को सोचने लगे, लॉजिकली सोचने लगे और किसी भी प्रकार की चीजों को यूं ही ब्लाइंडली एक्सेप्ट करना उन्होंने धीरे धीरे वो छोड़ने लगे कि नहीं, हम लोग ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर हमें लगेगा, रीजनिंग होगी, सही लगेगा, तभी जाके हम चीजों को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हम लोगों ने बात की साइंटिफिक रिवोल्यूशन की। साइंटिफिक रिवोल्यूशन के बारे में के बाद अब हम लोग बात करते हैं रिफॉर्मेशन की। तो आप देखोगे कि जो साइंटिफिक नॉलेज के इमर्जेंस के कारण जो रिफॉर्मेशन का जो प्रोसेस था वो काफी तेज हो गया। रिफॉर्मेशन का मतलब है धर्म सुधार। बेसिकली अगर लिटरल मीनिंग की बात करें तो उसे हम लोग धर्म सुधार कहते हैं। और अब लोगों के अंदर साइंटिफिक नॉलेज काफी ज्यादा बढ़ चुका था, लोग अब साइंस को जानने लगे थे और चीजों को क्वेश्चन करना उन्होंने शुरू कर दिया था। जहां तक कि हमारा अभी तक जो रिलीजियस स्फेयर था, यानी कि धर्म की जहां तक बात थी यूरोपियन सोसाइटी में, तो वो इस तरह की क्वेश्चनिंग को अलाउ नहीं करता। लेकिन चूंकि अब साइंटिफिक रिवोल्यूशन आ चुका था, सब लोगों ने सोचना शुरू कर दिया था, तो अब वो किसी भी तरह से डायरेक्टली चीजों को मानने को रेडी नहीं, कि अगर आप बस कह दोगे तो ऐसा नहीं होगा कि हम मान लेंगे। अब हमें उसके पीछे का रीजन चाहिए और इसी के कारण आप देखोगे कि रिलीजियस स्फेयर में रिफॉर्मेशन होना शुरू हो गया। क्योंकि अब देखोगे जो यूरोपियन पीपल थे, यानी यूरोप के जो लोग थे, अब वो इंक्वायरी करने लगे थे, अब जानने लगे थे, सोचने लगे थे। और अभी तक जो कैथोलिक चर्च की जो भी माल प्रैक्टिसेस थी, कुप्रथाएं थी, जो उनके अंधविश्वासी बिलीव्स थे, उन सभी पे सवाल उठाने लगे कि आप अगर ये बोल रहे हो तो इसके पीछे का क्या तर्क है, किस आधार पे आप कह रहे हो। जस्ट बिकॉज कैथोलिक चर्च इस बात को कह रहा है इसके लिए जरूरी नहीं कि हम आपकी बात मानेंगे, हमें प्रॉपर रीजनिंग दो तभी जाकर के हम चीजें मानेंगे।
और आप देखोगे कि जो रिफॉर्मेशन है वो दो मेजर डेवलपमेंट इसके अंदर शामिल है। एक तो हम लोग प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कहते हैं और जो दूसरा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ उसे हम लोग कहते हैं कैथोलिक रिफॉर्मेशन और काउंटर रिफॉर्मेशन। इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के कारण जो सबसे बड़ी चीज हुई कि जो क्रिश्चियनिटी है वो स्प्लिट हो गया, यानी अभी तक क्रिश्चियनिटी जो था ईसाई धर्म सिर्फ एक ही था, कैथोलिक हुआ करता था, लेकिन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के बाद वो बट गया, एक कैथोलिक फॉलोअर्स हो गए और एक प्रोटेस्टेंट हो गए। और बहुत सारे जो मतलब देश थे उन्होंने रोमन कैथोलिक चर्च को एक्सेप्ट करना छोड़ दिया, यानी अभी तक बिलीव कर रहे थे, अभी तक वो रोमन कैथोलिक चर्च को ही सुप्रीम मान रहे थे, उसी के डिवोटी थे। लेकिन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन होने के बाद वो लोग रोमन कैथोलिक चर्च से सेपरेट हो गए और इन तरह के देशों में प्रोटेस्टेंट चर्चेस वगैरह की स्थापना होनी शुरू हो गई। अब प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के दौरान क्या कुछ हुआ, तो रिफॉर्मेशन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोई धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि धार्मिक धर्म में तो सुधार था ही, बट इसके अलावा सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे भी एक आंदोलन इसने क्रिएट किया था। और क्योंकि हम लोग देखते हैं कि रिलीजन जो है वो कहीं ना कहीं पुराने ज़माने में पॉलिटिक्स और सोशल स्टेटस सब कुछ डिफाइन करता था, तो उसमें बदलाव आने के कारण जो सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस भी आपको देखने को मिलते हैं। और रिफॉर्मेशन एक ऐसा पीरियड था, एक ऐसी क्रांति थी, एक ऐसा आंदोलन था जिसने कि मेडिवल पीरियड यानी कि मध्य युग को उसने समाप्त किया और आधुनिक युग की शुरुआत की। यानी रिफॉर्मेशन का जो टाइम पीरियड था उसमें जब से इसकी शुरुआत हुई, हम लोग कह सकते हैं ये हमें मध्य युग की यानी मेडिवल पीरियड की इसे अंत माना जाता है, और जो आधुनिक युग है इसकी शुरुआत के तौर पर इसे देखा जाता है। सबसे पहले थोड़ा सा कैथोलिक चर्च के बारे में हम लोग देखते हैं। तो कैथोलिक चर्च के बारे में आपको पता था कि जो शुरुआत का जो मेडिवल एरा था उसमें कैथोलिक चर्च जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन था बहुत ही हायरार्कियल नेचर का था, यानी पदानुक्रम था, यानी ये सबसे ऊपर, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये, ऐसे से करके हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन था। और इसके जो टॉप में होते थे किसी भी कैथोलिक चर्च के, उन्हें हम लोग पोप कहते थे, और पोप जो है उनके पास पूरी अथॉरिटी होती है, जो पूरी हायरार्की है, यानी इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके सुप्रीम ये होते थे और इनके पास सारी अथॉरिटी है। ठीक है, इनफैक्ट पोप को विसार माना जाता था क्रिस्ट का, कि वो जीसस क्राइस्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ऐसा माना जाता था। फिर आप देखोगे कि नो मैटर आपकी क्या, शुरुआत में अभी मैं कंडीशन बता रही हूँ कि क्या हुआ करता था कैथोलिक चर्च में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या सुधार आए, किस तरह से सुधार आए। तो क्या होता था कि नो मैटर आपका कौन सा पोजीशन है, आप राजा हो, आप रंक हो, आप बीच में आते हो, लाइक बहुत अमीर नहीं हो, बहुत गरीब नहीं हो, नो मैटर आपकी पोजीशन क्या है, पर आपको साल में कम से कम एक बार किसी भी पुजारी के पास जाकर के आपको ओरल कन्फेशन करना होता था अपने पापों का। आपको उनके सामने स्वीकार करना पड़ता था कि इस साल में आपने ये पाप किए, और आपको उस पाप करने के कारण वो जो पादरी है वो आपको एक पनिशमेंट देते हैं। ठीक है, आपको बताते कि आपको ये सजा दी गई है और आपको उस सजा को भुगतना होता है। ये सबके लिए कंपलसरी था। आप राजा हो तो ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, आप राजा हो फिर भी आपको ये ओरल कन्फेशन करना ही पड़ेगा, और जो भी आपको पनिशमेंट दी गई उसको भुगतना ही पड़ेगा। और जो लोग अगर ऐसा नहीं करते थे तो उसको एक्सकम्युनिकेट कर दिया जाता था, यानी कि उन्हें बहिष्कृत कर दिया जाता था। अब बहिष्कृत होने से क्या नुकसान था, तो अगर किसी पर्सन को बहिष्कृत कर दिया गया तो ऐसा समझा जाता था कि उसको कुछ समय के लिए अस्थायी रूप में उसे नरक भेज दिया गया है। और इस सिचुएशन में अगर मान लीजिए आपको बहिष्कृत किया जा चुका है और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपके शरीर को, जो आपका बॉडी है, उसको जो प्रॉपर तरीका होता है दाह संस्कार करने का, वो प्रॉपर दाह संस्कार आपका नहीं होगा और आपकी बॉडी को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। और बहुत सारे जो क्रिश्चियन लोग हैं वो मतलब आपसे बातचीत नहीं करेंगे। अगर आपको बहिष्कृत किया गया है तो बहुत सारे जो आपके सोसाइटी के लोग हैं, जो आपके दोस्त हुआ करते थे, आपके रिलेटिव, वो आपके से एसोसिएट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपसे वो एसोसिएट करेंगे तो फिर उन्हें भी किसी भी प्रकार की सजा मिल सकती है।
तो ये एक था कि ये सब सारी चीजें जो थी वो कैथोलिक चर्च में प्रिवेलेंट थी। फिर एक और था थ्योरी ऑफ सैक्रामेंट। ये जो थ्योरी ऑफ सैक्रामेंट था यानी कि धार्मिक अनुष्ठान का सिद्धांत, ये भी चर्च के द्वारा बहुत ही ज्यादा प्रचारित किया जाता था। अब सैक्रामेंट कहते किसे हैं? तो सैक्रामेंट जो होता था वो एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से कोई भी आदमी, कोई भी इंसान वो परमात्मा की कृपा अपने तक ले सकता है। यानी अगर हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारी मदद करे, वो हमें ब्लेस करे, तो इसके लिए जरूरी सैक्रामेंट जो है, ये धार्मिक अनुष्ठान जो है वो वैसा तरीका है जिसकी मदद से हम ईश्वर को कह सकते हैं कि आइए आप हमें ब्लेस कीजिए। और अगर हम लोगों ने सही तरीके से धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए तो हमें मोक्ष की प्राप्ति, हमें सैल्वेशन नहीं मिल सकता। ये सारी चीजें कैथोलिक चर्च कहता था। थ्योरी ऑफ सैक्रामेंट उसी कैथोलिक चर्च का दिया हुआ है। नेक्स्ट जो था वो था थ्योरी ऑफ प्रिस्टहुड यानी कि पादरीपन का सिद्धांत। इसमें क्या था? इसमें असर्ट किया जाता था, इस बात को कहा जाता था कि अगर एक तो ये कि अगर कोई भी बिशप है तो वो किसी भी प्रिस्ट को कह सकता है कि आपको मतलब ये अथॉरिटी दिया जा सकता है, कोई भी बिशप जो है वो किसी भी प्रिस्ट को बना सकता है कि आपके पास वो अथॉरिटी है जो कि जीसस क्राइस्ट ने पीटर को दी थी। फिर ये जो पादरी है वो क्या कर सकता है? वो भगवान के साथ मिल करके या भगवान के सहयोग से वो चमत्कार कर सकता है और उसके पास इतनी शक्ति हो जाती है उस पादरी के पास कि वो आपको आपके पापों से मुक्त कर सकता है। मतलब प्रिस्ट के पास आप देख सकते हो कि मतलब ऐसे ऐसे सिद्धांत कर दिए गए थे ना कि अगर आपको बिशप ने प्रिस्ट बना दिया, पादरी बना दिया, तो अब आपके पास बहुत सारी शक्तियां आ गई हैं। आपके पास चमत्कार आप कर सकते हो, भगवान के साथ मिलकर के आप चमत्कार कर सकते हो। अगर मैंने कुछ पाप किया है तो आप मुझे मेरे पापों से मुक्ति दिला सकते हो। ये सारा कुछ कहना था कैथोलिक चर्च का। और जो रिफॉर्मेशन आप देखोगे कि वो बेसिकली एक विद्रोह था, क्योंकि अब इतनी सारी पावर मिल गई है, आप किसी को किसी के पाप से छुटकारा लगा सकते हो। कोई आपके सामने आकर के अपने पापों को कमिट कर रहा है और आप उसको पनिशमेंट दे रहे हो, आप अलग अलग तरह के धार्मिक अनुष्ठान, यानी आपके पास बहुत सारी पावर आ चुकी है। और जहां पर भी ढेर सारी पावर आ जाती है, लोग उस पावर का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो यही होने लग गया था कैथोलिक चर्च में भी, क्योंकि अब जो अपॉइंटमेंट होती थी प्रीस्ट की वो करप्ट मीन्स से होने लग गई थी। यानी सही तरीके से जिस तरह से अपॉइंटमेंट होना चाहिए वैसा नहीं होता था, अब भ्रष्टाचार उसमें शामिल हो गया। ठीक है, जो पोप होते थे या जो हायर क्लर्गी के लोग होते वो बहुत ही आरामदायक जीवन जीने लग गए थे, यानी बहुत ही लग्जूरियस लाइफ, क्योंकि उनको कोई टेंशन नहीं था। अगर कोई उनके खिलाफ गया तो तुरंत उन्हें मतलब अपने पावर से कुछ भी कह सकते थे, उन्हें बहिष्कृत कर सकते थे। इसके अलावा एक लेटर ऑफ इंडल्जेंस, ये आपको इंपॉर्टेंट है जानना, लेटर ऑफ इंडल्जेंस किसे कहते थे? तो लोगों के पास ये कहा गया कि अगर आपको हम लोग लेटर ऑफ इंडल्जेंस दे देते हैं, इसका मतलब आपने जितने भी पाप किए हैं उन सारे पापों से आपको मुक्ति मिल सकती है। मतलब लोग लेटर ऑफ इंडल्जेंस का ये लोग गलत इस्तेमाल करने लगे थे। कैसा आ गया कि नो मैटर आप कितना भी पाप कर लो, अगर आपने लेटर ऑफ इंडल्जेंस पैसे देके मुझसे खरीद लिए तो आपको आपके सारे पापों से मुक्ति मिल जाती। तो लोगों ने जो पाप नहीं किए या भविष्य में करते उस सब के लिए लोग लेटर ऑफ इंडल्जेंस खरीदते थे। इनफैक्ट जो लोग मर चुके थे उनको भी स्वर्ग मिल पाए, इसके लिए उनके नाम से लेटर ऑफ इंडल्जेंस खरीदा जाता था। तो ये एक बहुत ही जो चीजें थी ये बहुत ही ज्यादा लोगों में गुस्से का कारण बन रही थी। आपको मतलब जन्म हो रहा है या आपकी मृत्यु हो रही है, हर चीज पे वो लोग कर लगाना शुरू कर दिए थे, हर चीज पे पैसा लगाना शुरू कर दिए थे। और इतना ज्यादा करप्शन और इतनी ज्यादा गलत चीजें फैल गई थी कि अब समय आ गया था कि इन सभी चीजों के खिलाफ एक विद्रोह किया जा सके। और जो रिफॉर्मेशन था, धर्म सुधार, ये इन सभी चीजों के प्रति ये जो बढ़ रही थी ये सारी गलत चीजें, इसके खिलाफ एक आवाज थी, इसके खिलाफ एक विद्रोह था। अब प्रोटेस्टेंट रिवॉल्यूशन में क्या है और कैसे शुरुआत हुई थी इसकी? तो 1517 में इसकी शुरुआत हुई। और कब इसकी शुरुआत हुई? जब मार्टिन लूथर, जो कि एक मॉन्क थे संत ऑगस्टाइन के अंतर्गत, तो उन्होंने जब 95 थीसिस उन्होंने लिखा, और ये जो 95 थीसिस था वो जो सेल ऑफ इंडल्जेंस था, लाइक लेटर ऑफ इंडल्जेंस, उसकी बिक्री जो होती थी चर्च के गेट के बाहर, तो वहां उसको लेकर के इन्होंने कहा, उन्होंने 95 थीसिस दी और उन्होंने बुलाया, उन्होंने लोगों को चैलेंज किया कि आओ और मेरे साथ बहस करो, मुझे बताओ कि मतलब तुम जो कह रहे हो वो सही है, हम जो कह रहे हैं वो गलत है। क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि वो जो बोल रहे हैं वो ठीक है, और ये जो मतलब इन लेटर ऑफ इंडल्जेंस के चक्कर में आप जो गलत प्रचार कर रहे हो या गलत तरीके से अपने पोजीशन का फायदा उठा रहे हो, तो इसके खिलाफ उन्होंने पहली बार आवाज उठाई।
ठीक है। उन्होंने लोगों को कहा कि आओ, उन्होंने चैलेंज किया कि आओ तुम और मेरे से इन सारे 95 थीसिस पे मेरे से बहस करो। उनका मानना था कि जो उनकी जो सिद्धांत है उससे कभी भी कैथोलिक चर्च जो है वो मान नहीं खा सकता, यानी कैथोलिक चर्च का जो सोचना है और उनकी जो सोच है वो कभी भी मिल नहीं सकती, और इसीलिए उन्हें कैथोलिक चर्च के साथ अपना संबंध तोड़ना पड़ा। अभी तक 95 थीसिस से पहले वो एक कैथोलिक चर्च को ही मानते थे और वो एक मॉन्क थे, लेकिन इतना ज्यादा जो करप्शन बढ़ गया था, लेटर ऑफ इंडल्जेंस सेलिब्रेट, सभी ने उनके अंदर गुस्सा कर दिया था कि नहीं, इस तरह से चीजें नहीं चल सकती और कैथोलिक चर्च जो कर रहा है वो ठीक नहीं है और मैं अब इसे मैं इसके साथ नहीं रह सकता। तो उन्होंने अपना रास्ता इससे अलग कर दिया और कई सालों तक उन्होंने एक इंडिपेंडेंटली अलग से उन्होंने काम किया, अपना एक इंडिपेंडेंट जर्मन चर्च उन्होंने तैयार करना शुरू किया और जो उनके सिद्धांत थे उसको उन्होंने एक्सपाउंड यानी कि उसको विस्तार देना उन्होंने शुरुआत किया और इस तरीके से प्रोटेस्टेंट रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई। इसके अलावा भी आप देखोगे कि जो लूथर है उनका क्या मानना था, वो बिल्कुल भी जो हायरार्की का जो सिस्टम था कैथोलिक चर्च का उसमें वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे। चर्च के सर्विसेज के तौर पर उन्होंने जर्मन को एक लैंग्वेज के तौर पर अडॉप्ट किया कि जितनी भी चर्च की सर्विसेज होंगी, जितने भी हम लोग रिसाइट करेंगे या कुछ भी करेंगे तो सब के सब हम लोग जर्मन भाषा में करेंगे। इसके अलावा उन्होंने किसी भी तरह का स्पेशल स्टेटस देना प्रीस्ट को उन्होंने अबॉलिश कर दिया। अभी तक माना जाता था कि जो पादरी है वो ईश्वर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी ईश्वर के एक रूप है, ईश्वर को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो स्पेशल स्टेटस उनको मिलता था इसको भी उन्होंने समाप्त कर दिया, अबॉलिश कर दिया। साथ ही साथ जो अलग अलग धार्मिक अनुष्ठान का जो था कि आपको आपकी जन्म हो, आपकी मृत्यु हो, अगर आपको अपने पापों से छुटकारा मानना है तो सब चीजों के लिए आपको अलग अलग तरह के धार्मिक अनुष्ठान करने थे, उन सब चीजों को भी इन्होंने एलिमिनेट किया और उनका मानना था कि विश्वास, फेथ जो है वो पिलग्रिमेज से, तीर्थ यात्रा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है चीजों पर विश्वास रखना। और उन्होंने सबसे ज्यादा अथॉरिटी किसको दी, तो जो भी हमारे स्क्रिप्चर्स थे उसको उन्होंने सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी। जो बाइबल था वो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसमें जो चीजें लिखी गई हैं वो सच में सही है। और जो जर्मन रूलर्स थे वो भी लूथर को सपोर्ट करना चाहते थे। क्यों वो सपोर्ट करना चाहते थे, तो कोई रिलीजियस रीजन नहीं है। क्यों वो सपोर्ट करना चाहते थे, क्योंकि वो कई ज्यादा जो राजा थे, पोप की अथॉरिटी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि राजा महाराजा को भी उनके आगे उनका हुक्म जो है वो मानना ही पड़ता था। तो वो चाहते थे कि वो राजा, ये जो पोप है वो उनकी अथॉरिटी से खुद को आजाद कर सके। साथ ही साथ जो बहुत सारा जो धन है वो जो जर्मन मोनास्ट्री में के हाथों में है उसको भी वो लेके आना चाहते थे। कि अभी तक बहुत सारा हम लोग जानते हैं कि जो जर्मन मोनास्ट्रीज वगैरह है उन्होंने बहुत सारे धन इकट्ठा कर रखे थे खुद के लिए, तो उस धन को, उस वेल्थ को वहां से लेके आना और खुद को पोप के चंगुल से छुड़ाने के लिए जो राजा महाराजा थे, जो जर्मन के रूलर्स थे, वो भी लूथर को उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। क्योंकि लूथर जो थे वो कैथोलिक चर्च के पोप की अथॉरिटी को नहीं मानते और उन्होंने ऐसी चीजें दी थी जो उनके खिलाफ थी। जो कॉमन लोग थे उन्होंने भी लूथर को सपोर्ट किया। और क्यों? क्योंकि उनकी जो टीचिंग्स थी वो उनको भी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लगी कि अगर हम लोग इनका साथ देते हैं तो हमारा भी फायदा है, क्योंकि हमारे जो रूलर्स थे हम उनसे मांग कर सकते कि नहीं हमें और आज़ादी दो। पुराने टाइम में उनके पास इतनी आज़ादी नहीं थी कि वो अपने मन का कर सके या जो वो चाहते हैं वो कर सके, तो और ज़्यादा उन्हें आज़ादी मिल सकती थी अगर वो लूथर को सपोर्ट करते थे। तो इसीलिए कॉमन लोग हो या फिर रूलर्स हो, सभी ने लूथर को सपोर्ट किया उनकी प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के अंतर्गत। ज्विंगली और कैल्विन ये जो थे ये दोनों लीडर बने प्रोटेस्टेंट मूवमेंट की। कहाँ पे? तो स्विट्जरलैंड में। और इंग्लैंड में इस प्रोटेस्टेंट मूवमेंट को सपोर्ट किया किंग हेनरी VIII और क्वीन एलिजाबेथ I ने। तो ये सारी बातें मैंने की आपसे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की। काउंटर रिफॉर्मेशन क्या हुआ भाई? अब ठीक है, बहुत सारे लोग जो है वो अब कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट आ चुकी थी, तो अब कैथोलिक चर्च भी समझ चुका था कि अब हमें कुछ बदलाव करना होगा। अगर हमने खुद में कुछ बदलाव नहीं किए तो फिर लोग जो है वो कैथोलिक चर्च को मानना बिल्कुल छोड़ देंगे और सब के सब प्रोटेस्टेंट चर्च की तरफ भागेंगे, प्रोटेस्टेंट बिलीफ पे ही करेंगे। तो अपनी साख बचाने के लिए और जो भी प्रोटेस्टेंट मूवमेंट के अंतर्गत जिस प्रकार का जो डैमेज हुआ था उससे खुद को निजात दिलाने के लिए कैथोलिक चर्च के अंतर्गत भी बहुत सारे सुधार होने लगे। और कैथोलिक चर्च के अंतर्गत जो सुधार हुए उसे हम लोग काउंटर रिफॉर्मेशन के तहत जानते हैं। और कोशिश की गई
कैथोलिक चर्च के द्वारा कि वो कैथोलिक चर्च की जो यूनिवर्सल अथॉरिटी है उसको वापस से रिस्टोर कर पाए। जिस तरह से पहले सारे लोग कैथोलिक चर्च की अथॉरिटी को मानते थे, उसी तरह आगे भी वो लोग इस अथॉरिटी को माने, इस लिहाज से उन्होंने काम करना शुरू किया। उस लिहाज से उन्होंने रिफॉर्मेशन लेके आए। जो काउंसिल ऑफ ट्रेंट जिसका गठन 1545 में हुआ, ये जो था वो पोप पॉल III के द्वारा समन किया गया, इसे बुलाया गया। और बेसिकली ये जो काउंसिल था इसकी स्थापना इसलिए की गई थी ताकि जो प्रोटेस्टेंट बिलीफ इतना ज्यादा लोगों में बढ़ रहा था, इतना ज्यादा उसका जो सपोर्ट है, आखिर कैसे उसको कम्बैट किया जा सके, कैसे उसे रोका जा सके, कैसे उसे सीमित किया जा सके। इस उद्देश्य से पोप पॉल III ने इसको बुलाया था 1545 में, किसे, काउंसिल ऑफ ट्रेंट को। और वहां पर डिसाइड किया गया कि जो मतलब सिद्धांत का जो डिस्प्यूट हो रहा था कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के बीच में, पहले तो हम लोग उसे सेटल करना है कि वो क्या मान रहे हैं, हम क्या मान रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कोशिश की कि वो भी मानते थे कि कैथोलिक चर्च के अंतर्गत बहुत सारा करप्शन जो है वो बढ़ चुका था और लोग अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। तो उन्होंने मोरली और एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी गलत चीजें हो रही थी उसको भी ठीक करने की उन्होंने कोशिश की थी। और उन्होंने एक नया होली वॉर, क्रूसेड, बेसिकली धर्म के नाम पर जो धर्म युद्ध होता है उसकी भी शुरुआत की मुसलमानों के खिलाफ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। और आप देखोगे कि बहुत सारी मिशनरीज जो थी, जिसे हम लोग जेउसिस्ट के नाम से जानते थे, तो कई सारी मिशनरीज को भी ऑर्गेनाइज किया गया ताकि 7 समुंदर पार और पूरे देश में जीसस क्राइस्ट का जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंच पाए। आप देखोगे कि ओवर द टाइम ज्यादातर जो यूरोप का ज्यादातर हिस्सा जो था वो प्रोटेस्टेंट बिलीफ के अंतर्गत आ चुका था और लोग कैथोलिक से ज्यादा प्रोटेस्टेंट पे बिलीव करने लगे। लेकिन जो नए नए लैंड्स लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था, सी रूट्स के बारे में लोगों ने जानना शुरू किया था, तो ओवरसीज जो लैंड थे वहां पे ज्यादातर लोगों ने कैथोलिक चर्च को ही फॉलो किया। यानी कि यूरोप में प्रोटेस्टेंट का दबदबा था, लेकिन बाकी सारे जगहों पे ओवरसीज में कैथोलिक चर्च जो थे उसका दबदबा था। रिफॉर्मेशन के बाद अब हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी और इसकी शुरुआत 1760 AD के करीब हुई थी। और आप देखोगे कि इस औद्योगिक क्रांति के कारण इंग्लैंड के सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में, यानी वहाँ के जो लोग रह रहे थे, उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिले थे। ये बहुत ऑब्वियस है कि जिस चीज की शुरुआत जहां से होगी, सबसे पहले उसका असर उसी के आसपास दिखेगा और धीरे धीरे करके उसका असर फैलता है। ठीक उसी प्रकार चूंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी, इसलिए आप देखोगे कि सबसे पहले इंग्लैंड के लोगों का रहन सहन, उनका सामाजिक जीवन, उनका आर्थिक जीवन, वो सब बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोप के दूसरे देशों में फैला, वहाँ पे भी इस तरह के परिवर्तन देखने को मिले। और बाद में जो दूसरे देश थे, मतलब यूरोप के बाहर भी जो दूसरे कॉन्टिनेंट के जो देश थे, वहां पर भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का हमें असर देखने को मिलता है। इंग्लैंड में अब एक जनरल में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, तो आप देखोगे कि न्यू टेरिटरीज की डिस्कवरी होनी शुरू हो गई। बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर चीज़ों को करने लगे लोग और ट्रेड रूट वगैरह बनने लगे, सी रूट मतलब खोजा जाने लगा। तो इसके कारण नए नए जो जगह है, नए नए क्षेत्रों की खोज हुई। इसके अलावा ट्रेड और कॉमर्स जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। शहरों का बहुत विकास होता है और शहर बढ़ रहे थे, ट्रेड और कॉमर्स बढ़ रहा था, तो गुड्स की, कमोडिटीज़ की, इन सब चीज़ों की जो डिमांड थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले आप देखोगे कि जो प्रोडक्शन का कैपिटलिस्ट सिस्टम था वो डेवलप हुआ। कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या होता था, पहले क्या होता था कि गिल्ड में लोग काम करते थे, यानी कि उन्हीं का सामान उन्हीं का होता था, वो स्किल से यूज करते थे वर्कशॉप के जरिए और सामान प्रोड्यूस करते थे। कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या होता था कि फैक्ट्री कल्चर आ गया। अब हमारा फैक्ट्री है, तो जो वर्कर्स थे वो वेज वाले वर्कर्स होते थे, उनको आना था, काम करना था। ठीक है, सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटलिस्ट जो होते थे, या जो मेन आपके मर्चेंट होते थे या जो फैक्ट्री ओनर होते थे, सारा सामान जो है वो इन्वेस्ट वो करते थे। जो काम करने वाले लोग होते थे वो सिर्फ काम करते थे, सामान पे उनका कोई हक नहीं होता था। एक बार जब सामान तैयार होता तो वो जो पर्टिकुलर जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उनका हुआ करता था। और जो कैपिटलिस्ट सिस्टम थे उसमें मेन काम करने का उद्देश्य होता था प्रॉफिट जनरेट करना, और एक बार जो प्रॉफिट जनरेट होता था फिर उसे वापस से इन्वेस्ट किया जाता था ताकि वो
और ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सके। कैपिटलिस्ट सिस्टम डेवलप हो और इसके कारण आप देखोगे कि बैंक्स का, इंश्योरेंस कंपनीज का, फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इस तरह की चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान। इसके अलावा एक अब अलग अलग क्लास के लोग भी निकल करके सामने आते हैं। अब इंडस्ट्रियल वर्कर, इंडस्ट्रीज में जो काम करने वाले लोग थे, वर्कर्स थे, वो सामने आते हैं। कैपिटलिस्ट जो कि इन्वेस्ट करते थे, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज वगैरह को सेटअप करते थे, फिर मैनेजर्स, ये अलग अलग क्लास इमर्ज होकर के सामने आने लगे। अभी तक हमारे पास नोबल हुआ करते थे, क्लर्की ग्रुप हुआ करता था, सर्फ होता था, पीजेंट होते थे, लेकिन ये नए नए क्लास के लोग आ रहे थे। अब वर्कर्स की एक कैटेगरी बन रही थी, कैपिटलिस्ट की एक कैटेगरी हो रही थी, मैनेजर्स की एक कैटेगरी हो रही थी। जो फैक्ट्री वर्कर्स थे, यानी जो फैक्ट्रीज वगैरह में काम करने वाले लोग होते थे, उनका काम बहुत ही रिपीटेटिव नेचर का होता था, यानी एक ही तरह का काम उन्हें बार बार करना होता था। उनके काम में किसी भी प्रकार की वेरिएशन नहीं होती थी। अगर उन्हें एक जगह से दूसरे जगह सामान ट्रांसफर करना है तो हर एक दिन, महीनों महीनों तक वो बस वही कर रहे थे। तो उनका काम बहुत ही रिपीटेटिव नेचर का होता था और बहुत ही बोरिंग काम होता था, जिसके कारण वो अपने कामों को बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाते थे। मार्क्स जो है वो इसे मतलब कह सकते थे कि मशीन का एक इंस्लेवमेंट के तौर पर उसे देखते थे, और साथ ही साथ जो लेबर के एलिमिनेशन के तौर पर, मतलब बहुत ही अराजकता वाली स्थिति का मतलब ये करते थे और बहुत ही आनंद नहीं ले पाते थे वो अपने काम से। जो कंजर्वेटिव्स थे, रूढ़िवादी लोग जो थे, वो डरते थे कि अगर इस तरह का सिचुएशन प्रिवेल किया, अगर फैक्ट्री वर्कर्स इसी तरह का रिपीटेटिव काम करेंगे, अगर इसी तरह से हम लोग मशीनों के गुलाम बने रहते रहेंगे, तो क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा केओस क्रिएट हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा अराजकता फैल जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी। जबकि जो रेडिकल्स थे, उनका मानना था कि जो फैक्ट्री वर्कर्स थे वो वही जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि सामाजिक स्तर पे जो परिवर्तन है, वो यही फैक्ट्री वर्कर्स जो है वो लेकर आएंगे। ऐसा मानना था रेडिकल्स का, जबकि कंजर्वेटिव्स का मानना था कि जो व्यवस्था है वो काफी ज्यादा उथल पुथल उसमें आ जाएगी। अब हम लोग देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है उसके क्या क्या सिग्निफिकेंट थीम्स हुआ करते थे। तो मतलब क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट विषय है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के संदर्भ में हमें बात करनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लेबर का उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान क्या कंडीशन था। तो आप देखोगे कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, जिसे हम लोग मशीन युग भी कहते थे, क्योंकि इसके पहले जो काम मानव किया करते थे या जानवर किया करते थे, अब उस काम को मशीन करने लगे और मशीन का इस्तेमाल इस टाइम पीरियड में होता था, तो इसीलिए मशीन एज भी हम लोग इसे कहते थे। और इस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान एक नए पॉपुलेशन हमारे सामने आया, जो कि अपना जो रोजगार है, अपना लिवलीहुड, वो कैसे कमाता था, तो फैक्ट्रीज में काम करके। और जनरली ये जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग होते थे वो काफी ज्यादा गरीबी में जीते थे और काफी ज्यादा गंदगी में जीते थे, मतलब उनका लिविंग कंडीशंस बहुत अच्छा नहीं होता था, बहुत ही गरीब होते थे, उन्हें वेजेस भी बहुत ज्यादा नहीं मिल पाती। और जो सोशियोलॉजिस्ट थे यानी समाज शास्त्री थे, वो मानते थे कि जो इस क्लास के जो वर्कर्स हैं, यानी जो इस कैटेगरी को फैक्ट्री वर्कर्स जो है, उनके अंतर्गत जो गरीबी है वो कोई नेचुरल गरीबी नहीं है, बल्कि वो एक सोशल पॉवर्टी है, यानी कि सोशल सामाजिक गरीबी है। तो मतलब अगर इस गरीबी को हमें दूर करना है तो हमें सोसाइटी के अंतर्गत कुछ बदलाव लाने होंगे, तभी जाकर के इस गरीबी को दूर किया जा सकता है। कोई ऐसा नहीं है कि समाज, प्रकृति ने इन्हें गरीब बनाया है इसलिए वो गरीब है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर जो दूसरा इंपॉर्टेंट आप ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे वो है प्रॉपर्टी का। और चूंकि हमारा सोसाइटी जो है वो फ्यूडलिज्म से ट्रांसफर होकर कैपिटलिज्म, यानी फ्यूडल सोसाइटी से कैपिटलिस्ट सोसाइटी की तरफ हम लोग बढ़ रहे थे, तो कैपिटल का जो रोल है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते जा रहा था, क्योंकि जो नए नए कैपिटलिस्ट हैं वो, उनकी शक्ति जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही थी। जो प्रॉपर्टी है, अब जिसके पास जितना ज्यादा प्रॉपर्टी होगा उसके पास उतनी ज्यादा इकोनॉमिक प्रिविलेज होगी, उसके पास उतनी ज्यादा सोशल स्टेटस होगा, उसका वर्चस्व उतना ज्यादा होगा, उसका पॉलिटिकल पावर जो है वो उतना ज्यादा होगा, यानी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जा रही थी। और प्रॉपर्टी सिस्टम में जो बदलाव आता था तो उसके कारण जो सोसाइटी का जो फंडामेंटल नेचर था वो भी बदल रहा था। फ्यूडल सोसाइटी में क्या था कि जो फीफ था, यानी जो लैंड था, वो डिसाइड करता था कि आपका स्टेटस क्या होगा। उसी प्रकार अभी जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो प्रॉपर्टी था उसका मेन रोल हो गया था, जिसके पास जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी, उसके पास उतना ज्यादा इकोनॉमिक प्रिविलेज, उतना पॉलिटिकल पावर, उतना ही ज्यादा उनका सोशल स्टेटस होगा। और अगर प्रॉपर्टी के सिस्टम में बदलाव आता था तो इसके कारण हमें सोसाइटी की फंडामेंटल, उसके जो प्रॉपर कैरेक्टर में भी हमें चेंज देखने को मिलता है।
फिर आप देखोगे कि जो सोशियोलॉजिस्ट थे यानी कि समाजशास्त्री, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन किया कि आखिर मतलब किस प्रकार से हमारा जो प्रॉपर्टी है वो बट रहा है, और उसका जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को सिंपल शब्दों में कहूँ तो क्लासिफिकेशन को कहते हैं। तो सोशल क्लासिफिकेशन में क्या रोल प्ले कर रहा है प्रॉपर्टी, इसको उन्होंने बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन किया। और अभी से क्वेश्चन नहीं करते आ रहे, बल्कि जो मार्क्स, टॉर्क्विलियो, टेन, वीवर, इन सब का जो ज़माना था तब से सोशियोलॉजिस्ट जो है वो आखिर प्रॉपर्टी को लेकर के वो क्वेश्चन, सवाल जवाब करते आ रहे हैं। एक और बहुत ही जो प्रोमिनेंट असर हमें देखने को मिलता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण, वो है अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण। आप पाओगे कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो लगातार ग्रो कर रही थी, नए नए उद्योग, एक से बढ़कर कॉटन इंडस्ट्री, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और फिर दूसरे इंडस्ट्रीज जो है वो दिन प्रतिदिन सामने आ रही थी। सबसे पहले जो इंडस्ट्री जिसने डोमिनेट किया या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत जो है वो कॉटन इंडस्ट्री से हुई थी। उसके बाद दूसरे इंडस्ट्रीज भी आए। तो जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, जो आपका पॉपुलेशन थी, जो जनसंख्या है वो भी ग्रो कर रहा था, जो मॉडर्न टाउन एंड सिटीज थी उसका भी ग्रोथ देखने को मिल रहा था। जो एंशिएंट सिटीज थी, अब उसे मतलब एक कहा जाता था कि वो एक रिपोजिटरी है सिविलाइज्ड ग्रेस की एंड वर्च्यूज। कहने का मतलब है कि प्राचीन शहरों को सभ्य गौरव और गुणों के खजाने के तौर पर देखा जाता था, जबकि जो अभी नए शहर उभर के सामने आ रहे थे उन्हें दुख का और क्या कह सकते हैं इनह्यूमैनिटी का, इसका खजाना देखा जा रहा था। यानी कंपैरिजन के तौर पर करें तो पुराने शहर ज्यादा अच्छे हुआ करते थे, वहां का लोगों का रहन सहन ज्यादा बेहतर होता था, और अभी जो नए नए शहर निकल के सामने आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा गरीबी है, लोग बहुत अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, और जो सोसाइटी है, जो सामाजिक स्तर है वहाँ पे रहने का, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार था। और शहरों का, जो नए शहर का ये जो एस्पेक्ट था कि वहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत गरीब हैं, दुख में है, इनह्यूमैनिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये सारी जो एस्पेक्ट थे वो शुरुआत के जो सोशियोलॉजिस्ट थे, जो शुरुआती समाजशास्त्री थे, वो इनसे काफ़ी ज़्यादा कंसर्न फील कर पाते थे कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं, या आखिर कैसे हम इन्हें दूर कर पाए। जो नेक्स्ट आप इम्पोर्टेंट चेंज देखोगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण, वो आपको टेक्नोलॉजी में देखने को मिलता है, और एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है जिसे हम लोग फैक्ट्री सिस्टम के नाम से जानते हैं। जो कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा काम क्रिएट हो गए थे, तो लोग जो है वो बहुत ही लार्ज स्केल में शहरों में माइग्रेट करने लगे, यानी अपने गांव को जहाँ पे वो रहते थे उसको छोड़ करके वो लोग सब शहर आ गए। जो फैक्ट्री का ओनर था वो जो है सारा प्रोड्यूस का मालिक वही होता था, यानी फैक्ट्री में जो भी कुछ प्रोड्यूस होगा, जो भी कुछ उत्पादन होगा, उसका मालिकाना हक वो जो फैक्ट्री लगाने वाले जो हैं उनके पास जाएगा। जो उसमें काम कर रहे लोग हैं उनका सामान नहीं होगा। जो लाइफ और वर्क था वो एकदम डीपर्सनलाइज्ड हो गया, यानी कि आपका मतलब अब पर्सनल नहीं रह गया था कि आपका काम और आपका जीवन दोनों अलग अलग चीजें हो चुकी। तो ये सारे हम लोगों ने देखे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान किस तरह के परिवर्तन आए, अर्बनाइजेशन आया, फैक्ट्री सिस्टम आया, टेक्नोलॉजी आई, और भी बहुत तरह के बदलाव देखने को मिले जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद हम लोग बात करेंगे आज के वीडियो लेक्चर के आखिरी टॉपिक की, जो है एनलाइटमेंट। सो एनलाइटमेंट आखिर शब्द का इस्तेमाल किस चीज को डिनोट करने के लिए किया जाता है? तो एनलाइटमेंट ये जो शब्द है ये डिनोट करता है इंटेलेक्चुअल मूवमेंट को, जिसकी शुरुआत 18th सेंचुरी में वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में हुई, खास करके इंग्लैंड और फ्रांस में हुई। ठीक है, तो जो मतलब वहाँ पे जो बौद्धिक आंदोलन हुआ, यानी इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो चीज़ों में बदलाव आए, लोग चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से जानने लगे, आसपास हो रही चीज़ों को क्वेश्चन करने लगे, तो वो जो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट चला 18th सेंचुरी के दौरान, खास करके इंग्लैंड और फ्रांस में, उसको हम लोग कहते हैं कि वो एनलाइटमेंट का टाइम पीरियड था। फ्रांस में तो जो एनलाइटमेंट है उसे एज ऑफ रीजन कहा जाता था। एज ऑफ रीजन क्यों कहा जाता? क्योंकि यहाँ पे लोग तर्क करते थे, कुछ भी मानने को तैयार नहीं। कि आप अगर उन्हें कह दोगे कि आज दिन है, तो पहले के जमाने में अगर आप दिन को रात कहोगे तो लोग मान लेते थे कि वो रात है, लेकिन अब नहीं मानेंगे। अब वो पूछेंगे कि मुझे साबित करो कि हाँ ये रात है। अगर आप साबित कर पाए तो मानेंगे, नहीं साबित कर पाए तो उसको सिरे से खारिज करेंगे। और यही वो टाइम पीरियड था एनलाइटमेंट का, जब बहुत सारे जो स्कॉलर्स थे उनके द्वारा चीजें डोमिनेट करती थी, और ये जो स्कॉलर्स हुआ करते थे उन्हें हम लोग फिलोसफीज कहते थे, दार्शनिक कहते थे।
16th और 17th सेंचुरी के दौरान हम देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग तरह के बदलाव आए। जैसे नए नए जो लैंड्स थे उनकी डिस्कवरी हुई, सी रूट से पता लगाया गया अमेरिका की, इंडिया का जो सी रूट था उसकी डिस्कवरी हुई, टेक्नोलॉजीज में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एग्रीकल्चर की और इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किया जाने लगा। पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला और नए नए सेक्टर्स जैसे कि बैंकिंग, ट्रेड, कॉमर्स, इस तरह के नए नए सेक्टर जो है वो मतलब बढ़े। लोगों का जो एजुकेशन का लेवल है, जो पुराने समय में सिर्फ और सिर्फ धार्मिक शिक्षा पे लोग जोर देते थे और सिर्फ वही अवेलेबल था और ज़्यादा साइंस की पढ़ाई, लिटरेचर, आर्ट, इन सब के बारे में लोगों को नहीं पता था। लेकिन 16th-17th सेंचुरी के दौरान एजुकेशन वगैरह भी जो है वो डेवलप किया। तो इस सभी चीज़ों ने, ये जो अलग अलग फैक्टर्स हैं, न्यू लैंड्स की डिस्कवरी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, पॉपुलेशन में बढ़त होना, नए सेक्टर्स का इमर्ज करना, एजुकेशन, इन सभी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि आइडियाज मूव करें। यानी पूरे मतलब जो कंटिनेंट है, पूरे यूरोप में, वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप में, इंग्लैंड, फ्रांस में लोगों के बीच में इस एनलाइटमेंट के बारे में पता चले। फिर एनलाइटमेंट का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि वो एब्सोल्यूटिज्म को बहुत ही ज्यादा चैलेंज करता है। एब्सोल्यूटिज्म के अंतर्गत क्या होता था, तो इसके अंतर्गत जो था किसी भी इंडिविजुअल को, वो किसी भी इंडिविजुअल को या कोई भी व्यक्ति है उसे अथॉरिटी में सबमिट करना होता था। कहने का मतलब है कि कोई एक हमारा सुप्रीम हेड है और खुद को उसके प्रति समर्पित कर देना, चाहे वो राजा हो, चाहे वो पोप हो, क्लर्की हो, तो हमें मतलब वो हमारा सर्वो सर्वा है, जो वो कहेगा वो हम मानेंगे, हम पूरी तरह से उनके प्रति निष्ठावान है। मतलब एब्सोल्यूटिज्म के अंतर्गत ये था कि एक ऐसा पावर है, एक सेंट्रल अथॉरिटी है और जितनी भी शक्ति है वो सब के सब उसी के हाथों में है। लेकिन एनलाइटमेंट में इसी को चैलेंज किया गया कि नहीं, हम ऐसा नहीं मानते कि सारी की सारी शक्ति जो है वो आपके हाथों में है। नहीं, वो इस चीजों को नहीं माना जाता था। ठीक है, मतलब एब्सोल्यूटिज्म में था कि सच्चाई सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्सन को आती थी और सारा पावर भी सिर्फ और सिर्फ उसी एक पर्सन के पास था। लेकिन एनलाइटमेंट ने जो प्रबोधन का जो टाइम पीरियड था, इसमें नहीं, इसमें कहा गया, उन्होंने क्वेश्चन किया कि रीजन को सप्लांट किया अथॉरिटी से। और मतलब हमारा जो तर्क है, अगर हम लोग को सच्चाई तक पहुंचना था, पहले था कि जो क्लर्की, जो पोप है, जो वो बोलेंगे वही सच है, उन्हीं के पास एकमात्र रास्ता है कि वो सच की खोज कर सके या सच वही बता सकते हैं। लेकिन एनलाइटमेंट के टाइम पीरियड में लोगों ने बोला कि अगर हमें सच खोजना है तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम इनसे ये जो है वो हमें सच बताएंगे, हम लोग तर्क के जरिए, रीजन के जरिए हम लोग पता लगा सकते हैं कि आखिर सच्चाई कैसी है और क्या है। और जिन सभी लोगों ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, इस एनलाइटमेंट में पार्टिसिपेट किया, वो इस बात से पूरी तरह से कन्विंस्ड थे, पूरी तरह से संतुष्ट थे कि जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि जो मानव है, वो अपनी खुद की शक्ति से, बिना किसी भी तरह से के सुपरनैचुरल असिस्टेंस के, यानी अगर आप समझना चाहते हैं कि अपने आसपास की चीजें क्या हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही हैं, तो आप में इतनी कैपेसिटी है कि आप चीज़ों को समझ सके। और इन चीज़ों को समझने के लिए आपको किसी भी तरह के सुपरनैचुरल पावर की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि एब्सोल्यूटिज्म के तहत ऐसा माना जाता था कि आप खुद से समझने के काबिल नहीं है, आपको जो ईश्वर का दूत है, पोप है, आपको उसकी बात माननी पड़ेगी, वो जो बोलता है वही सच है। लेकिन एनलाइटमेंट के तहत लोगों खुद की इंपॉर्टेंस मिली कि नहीं, मैं एज ए इंडिविजुअल कैपेबल हूँ सच्चाई का पता लगाने के लिए और मुझे किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, किसी का हुक्म मानने की जरूरत नहीं है। और इसने एक इंडिविजुअल को एक नया इंपॉर्टेंस दिया, उसकी डिग्निटी को बढ़ाया, उसके रिस्पेक्ट को बढ़ाया। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर चेंजेस एनलाइटमेंट लेके आया। फिर आप देखोगे कि मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ लॉ में उन्होंने इस बात को असर्ट किया, इस बात को कहा है कि कोई एक जगह पे पूरी तरह से अथॉरिटी को कंसंट्रेशन होना नहीं चाहिए। मतलब कोई भी एक ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जहां पर सारा का सारा पावर जो है उसी पे कंसंट्रेट, कोई एक ऐसा व्यक्ति, कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए जिसके पास सारे के सारे अधिकार हो। वो किस पे बिलीव करते थे, तो वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर पे बिलीव करते थे, यानी कि सारा जो पावर है वो किसी एक के पास हो जाएगा तो वो भ्रष्ट हो जाएगा और वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगा। इसलिए वो चाहते थे कि अलग अलग पावर, अलग अलग अथॉरिटी के बीच में सेपरेट हो, ताकि सब एक दूसरे को चेक कर सके और कुछ भी गलत होने से रोक सके। और साथ ही साथ वो बिलीव करते थे कि एक इंडिविजुअल की लिबर्टी होनी चाहिए, यानी उसके पास कुछ स्वतंत्रता होनी चाहिए और पूरी तरह से गुलाम नहीं, उसकी खुद की भी कुछ मर्जी है, उसके पास खुद की कुछ एक्सप्रेशन है, तो वो उस एक्सप्रेशन का, उनके पास वो अधिकार, वो राइट होने चाहिए, उसके पास इस प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए।
फिर रोसे उन्होंने भी अपनी किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने इस बात को लेके आर्ग्यू किया है, तर्क दिया है कि एक देश के जो लोग हैं उनके पास ये अधिकार होना चाहिए कि कौन उन पे शासन करेगा, वो इस बात को चुन सके। वो इस बात पे बिलीव करते थे कि जो लोग हैं वो अपनी पर्सनालिटी बेस्ट, यानी अगर आप अपने आप को विकसित करना चाहते हैं तो अपने आप को तभी बहुत अच्छे से विकसित कर पाएंगे अगर आप एक ऐसे शासन के अंतर्गत है जो कि आप अपनी मर्जी से चूज किए। मान लेते हैं मैं अगर मुझे कोई ऐसा इंसान शासक मेरे ऊपर कर रहा है जिसको मैं पसंद करती हूँ तो मेरा डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो पाएगा। लेकिन अगर मुझे कोई ऐसा लोग रूल करे जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ या जो मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है तो मैं डेवलप नहीं कर पाऊंगी। तो उनका भी रोसे का ऐसे ही मानना था और उन्होंने अपनी किताब में लिखा भी है कि ही बिलीव कि पीपल कैन डेवलप देयर पर्सनालिटीज, अपनी पर्सनालिटीज को वो तभी डेवलप कर पाएंगे अगर वो एक ऐसे गवर्नमेंट के अंतर्गत है जो कि उन्होंने खुद से चुनी है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि राजा और उसकी प्रजा के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, और अगर राजा जो है वो लोगों को उनके मतलब उनके इच्छा के अनुसार अगर उन पे शासन नहीं करता है तो वो लोगों के प्रति अपनी निष्ठा जो है वो खो देता है। यानी अगर राजा सही तरीके से अपने प्रजा पे शासन करता है तो लोग उसके प्रति निष्ठावान रहेंगे और जैसा राजा कहेगा उसकी बात मानेंगे। लेकिन अगर राजा उस पर दबदबा बनाने की कोशिश करता है और गलत तरीके से शासन करने की कोशिश करता है तो वो उसके प्रति निष्ठावान नहीं रहेंगे। नेक्स्ट फिर एनलाइटमेंट आप देखोगे कि जो एनलाइटमेंट का टाइम पीरियड था वो कहीं ज्यादा जो साइंटिफिक रिवोल्यूशन था, खास करके जो फिजिक्स के क्षेत्र में जो भी क्रांति आई उसके क्षेत्र में जो डेवलपमेंट आया उससे काफी ज्यादा एनलाइटमेंट जो था वो इन्फ्लुएंस था। और ऐसा कहा जाता है कि जो साइंटिफिक इंक्वायरी खास करके जो एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, ऐसा नहीं कि कुछ भी मान लिया या स्पेक्यूलेट करे अनुमान लगा रहे, नहीं, जो प्रॉपर ऑब्जर्व करके और उसके बाद रीजन की मदद से जो बेस थी ना साइंटिफिक इंक्वायरी, तो उसने बहुत सारे जो नेचुरल लॉज हैं जो यूनिवर्स को गवर्न करते हैं उसको डिस्कवर करने में इसने मदद की। ठीक है, जो हम लोग मैंने बताया था ना कि हमारा तरीका होना चाहिए सही, अगर हम लोग अपने आसपास को स्टडी करना चाहते हैं कि आप उसे देखो, ऑब्जर्व करो और उसके बाद फिर उसके बारे में सोचो, थ्योरी दो, एक्सपेरिमेंट करो, अगर सही साबित हुआ तो वही थ्योरी सही है, अगर नहीं तो फिर एक अलग से थ्योरी प्रपोज करो। इस तरीके से जो साइंटिफिक इंक्वायरी है इसने काफी ज्यादा मदद की कि यूनिवर्स को कौन कौन से नेचुरल लॉज है जो उसको गवर्न कर रहे हैं उसको डिस्कवर किया जा सके। फिर इन लॉज के बारे में जो नॉलेज था और धीरे धीरे लोगों को भी शामिल हो, मतलब लोगों को भी इंक्लूड किया गया। तो साइंस की मदद से जो सोसाइटी था और जो फिजिकल वर्ल्ड था इसने उसको कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मदद किया। और एनलाइटमेंट ने, ओवरऑल साइंटिफिक रिवोल्यूशन ने, इसने एक अच्छी सोसाइटी के निर्माण करने में, एक बेटर सोसाइटी के निर्माण करने में इसने एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल अदा किया। फिर एनलाइटमेंट को थिंकर्स जो थे वो उन्होंने एक शेयर किया कि एनलाइटमेंट थिंकर्स जो उनका मानना था कि देयर इज अ विजन ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। हम लोग सभी चाहते हैं कि मानव जो है वो प्रगति करे और हम लोग चाहते हैं कि जो लॉ ऑफ प्रोग्रेस है उसके द्वारा गवर्न हो और उस डायरेक्शन में ह्यूमैनिटी, मानवता आगे बढ़े जिससे कि हम लोग प्रोग्रेस कर पाए। और जितने भी एनलाइटमेंट के टाइम पीरियड के जो स्कॉलर्स थे उनका मानना था कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सभी मानव के पास होने ही चाहिए, वो आपकी फंडामेंटल राइट है, वो आपको मिलने ही चाहिए और उसकी सभी को इज्जत करनी चाहिए। वो हमारे राइट्स क्या हैं, जैसे हमारे पास बोलने का अधिकार होना चाहिए कि हम अपनी बात सामने वाले तक के सामने रख सके, जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है उसमें हमारी भागीदारी होनी चाहिए। कुछ ऐसे अधिकार हैं जो हर एक ह्यूमन बींग्स के पास होने चाहिए। और ये जो डेवलपमेंट थी इन्हें एक प्रोग्रेस के साइन के तौर पर देखा जा रहा था। और जो एनलाइटमेंट पीरियड था उसमें लोगों के दिलो दिमाग में एक नई आशा जागृत हुई और इसमें जो मैन की कैपेसिटी थी ताकि वो एक बहुत ही अच्छा सामाजिक सोशल ऑर्डर क्रिएट कर सके और वो खुश रह सके। तो इस तरह से मैंने आपके साथ 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसने मॉडर्निटी को लीड किया और अल्टीमेटली जिसने कि सोशियोलॉजी के इमर्जेंस में रोल प्ले किया उसके बारे में मैंने आपसे बात की। हम लोगों ने डिस्कशन किया साइंटिफिक रिवोल्यूशन के बारे में, रिफॉर्मेशन के बारे में, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और एनलाइटमेंट के बारे में। आगे आने वाले क्लासेस में मैं आपसे फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में बात करूंगी और कुछ मॉडर्निटी के बारे में जानेंगे और फाइनली देखेंगे कि किस तरह से सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन वो इमर्ज हुआ। तो आज की वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।